नमस्ते। हैंडफुल माइंडफुल में आपका स्वागत है। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब मेरे बेटे को जॉन्डिस डिटेक्ट हुआ था आफ्टर बर्थ, यानी कि जब उसको न्यूबॉर्न जॉन्डिस हुआ था, तब क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्यों मुझे हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद ज़्यादा टाइम स्टे करना पड़ा, कैसे डिटेक्ट हुआ कि उसको जॉन्डिस है, सीवियर जॉन्डिस है, क्यों उसकी फ़ोटोथेरेपी करनी पड़ी, कैसे फ़ोटोथेरेपी हुई और कैसे मैंने घर पे चेक किया कि उसका जॉन्डिस इंक्रीज़ हो रहा है। तो वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिए। आज की ये वीडियो उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे न्यूबॉर्न जॉन्डिस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को मैंने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि जो भी क्वेश्चन है उसका मैं आंसर करूंगी। ये बेसिकली वही क्वेश्चंस हैं जो मेरे माइंड में आए थे जब मेरे बेटे को जॉन्डिस हुआ था। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन माइंड में आता है कि न्यूबॉर्न जॉन्डिस होता क्या है और ये क्यों होता है। बर्थ के बाद जब बच्चे की स्किन और जो आंखों का वाइट पार्ट होता है वो येलो होने लगता है, और जो जॉन्डिस है यानी कि जो स्किन जो येलो हो रही है वो ऊपर से नीचे की तरफ स्प्रेड होता है, उसको बोला जाता है न्यूबॉर्न जॉन्डिस। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो भी ब्लड होता है बच्चे की बॉडी में वो इनिशियली बर्थ के बाद बहुत ज़्यादा होता है जितना एक्चुअली होना चाहिए। तो जब वो ब्लड बॉडी बाहर निकालती है तब उस ब्लड को जब वो तोड़ती है निकालने के लिए तो उसमें एक सब्सटेंस क्रिएट होता है जिसको बोला जाता है बिलीरुबिन, जो येलो कलर का होता है। तो अगर बॉडी प्रॉपरली उसको समय से नहीं बाहर निकाल पाती है, वही जब बॉडी में बिल्डअप होने लगता है तो बच्चे की स्किन के साथ साथ आंखों के जो व्हाइट पार्ट हैं वो येलो होने लगते हैं। तब उसको बोला जाता है कि बच्चे को जॉन्डिस हो रहा है। बिलीरुबिन को बाहर निकालने का काम होता है लीवर का। तो क्योंकि बच्चों का लीवर प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ होता है, वो हर दिन जो है ग्रो करता है, डेवलप होता है, तो समय के साथ साथ वो वैल्यू डिक्रीज होती है। लेकिन अगर डिक्रीज नहीं होती है तब उस केस में उनको फोटोथेरेपी या फिर बाकी ट्रीटमेंट सजेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है माइंड में, क्या जो बिलीरुबिन है वो पहले नहीं बनता है, यानी कि बर्थ से पहले नहीं बनता है? तो जो बिलीरुबिन है वो बॉडी में बनता ही रहता है, क्योंकि बॉडी में नया खून बनता रहेगा, पुराना निकलता रहेगा। तो जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ होता है तो बिलीरुबिन को बाहर निकालने का काम जो है वो मदर का लीवर करता है बच्चे के लिए। इसलिए बर्थ के पहले ये प्रॉब्लम नहीं होती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये प्रॉब्लम होती है जब बच्चा आ जाता है, यानी जब उसका जन्म हो जाता है, क्योंकि अब माँ का लीवर उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। अब उसके खुद के लीवर को फंक्शन करना है, जिसको प्रॉपरली फंक्शन करने में या फिर बिलीरुबिन को बाहर निकालने में हो सकता है थोड़ा समय लगे। अब बात करते हैं इसके नॉर्मल वैल्यूज़ की, कि जॉन्डिस की यानी कि जो बिलीरुबिन है उसकी क्या वैल्यूज़ नॉर्मल कंसिडर की जाती हैं। तो ये सब डिपेंड करता है बच्चे के एज के ऊपर और बच्चे का क्या जेंडर है। लेकिन फिर भी एक जो वैल्यू में अगर बात करूं तो अराउंड 16 से 17 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है अगर टोटल बिलीरुबिन, तब बोला जाता है कि वो नॉर्मल है। लेकिन 16 से 17 का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को थेरेपी नहीं दी जाएगी। वो सब डिपेंड करता है कि किस रेट से बच्चे का जो बिलीरुबिन है वो इंक्रीज हो रहा है। कई बार डॉक्टर्स 10 वैल्यू पर भी बच्चे को फोटोथेरेपी देने का सजेशन देते हैं, क्योंकि अगर पर डे 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के रेट से ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो डॉक्टर इमीडिएटली सजेस्ट कर देते हैं फोटोथेरेपी के लिए। क्योंकि अगर डेली 5-5 वैल्यू बढ़ रही है मतलब बच्चे का जो वैल्यू है वो कुछ ही दिन में हो सकता है डेंजर लिमिट को टच कर जाए। फिर वैल्यू अगर 20 के ऊपर जाती है तो बोला जाता है कि वो डेंजरस हो सकती है, क्योंकि उस केस में बच्चे के जो ब्रेन सेल हैं उस पर इफेक्ट पड़ सकता है, ब्रेन डैमेज का चांसेस होता है। अगर 24-25 वैल्यू बहुत लंबे समय तक बच्चे की बॉडी में बिलीरुबिन की बनी रहती है उस केस में। इसके अलावा बिलीरुबिन के भी 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, एक होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन वो वैल्यू होती है जो बिलीरुबिन बॉडी अब बाहर निकाल सकती है, या तो स्टूल के फॉर्म में या फिर यूरिन के थ्रू। और अनकॉन्जुगेटेड वो वैल्यू होती है जो बॉडी अभी भी बाहर नहीं निकाल सकती बिलीरुबिन। तो मेरे बेटे के केस में ऐसा हुआ था कि जो बर्थ के बाद उसका ब्लड टेस्ट हुआ था उसमें जो टोटल बिलीरुबिन है वो तो अराउंड 2 के आसपास था, लेकिन जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन था, यानी कि ऐसा बिलीरुबिन जो बॉडी अभी रेडी नहीं है बाहर निकालने के लिए, या कह लीजिए कि सक्षम नहीं है बॉडी के बाहर निकालने के लिए, उसकी वैल्यू उसकी नॉर्मल से थोड़ी हाई आई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने हमको हॉस्पिटल में स्टे करके नेक्स्ट डे फिर टेस्ट रिपीट करने का सजेशन दिया था।
तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर बिलीरुबिन की वैल्यू डिपेंड करती है। तो हमेशा आप अपने डॉक्टर के सजेशन के हिसाब से ही डिसीजन लें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में आता है कि न्यूबॉर्न जॉन्डिस के क्या क्या रीजंस होते हैं या हो सकते हैं, तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं जो कि डॉक्टर कभी भी आपको नहीं बोलेंगे श्योर शॉर्ट कि यही वजह है जो आपके बच्चे को न्यूबॉर्न जॉन्डिस हुआ है। वो 2-3 प्रोबेबल रीजंस बता सकते हैं, जैसे कि अगर आपका और बच्चे का ब्लड ग्रुप या कह लूँ मैं रेसस फैक्टर अलग अलग है, यानी कि अगर आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, बच्चे का नेगेटिव है, या बच्चे का पॉजिटिव है आपका नेगेटिव है। इसके अलावा अगर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग आपने ऑप्ट किया है, क्योंकि उस केस में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड बच्चे की बॉडी में वापस जाएगा, और जितना ज़्यादा ब्लड होगा बच्चे की बॉडी में उतना ही ज़्यादा ब्लड बॉडी कोशिश करेगी नॉर्मल रेंज की तरफ लाने के लिए, तो उतना ज़्यादा बिलीरुबिन बॉडी में बनेगा। इसके अलावा अगर आपका बच्चा प्री टर्म हुआ है, तो क्योंकि लीवर अभी तक बच्चे का डेवलप नहीं हुआ है प्रॉपरली, तो अगर बच्चा प्री टर्म हुआ है यानी कि अराउंड 37 या 38 वीक्स के पहले हुआ है, तो भी बच्चे को चांसेस बढ़ जाते हैं न्यूबॉर्न जॉन्डिस होने के। इसके अलावा अगर डिलीवरी के टाइम पे बच्चे को कुछ इंजरी हुई है, ब्लड लॉस हुआ है, या फिर कुछ इंटरनल ब्लीडिंग है, इन्फेक्शन है, तो ये सब रीजंस हो सकते हैं बच्चे को न्यूबॉर्न जॉन्डिस होने के। मेरा बेटा एग्जैक्टली 38 वीक्स के बाद बॉर्न हुआ था, तो फुल टर्म पे ही बॉर्न हुआ, लेकिन फिर भी उसको जॉन्डिस हुआ था। तो डॉक्टर ने जो प्रोबेबल रीजंस बताए थे वो 2 बताए थे। पहला तो मेरा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और उसका पॉजिटिव है। दूसरा जो बताया था वो डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, लेकिन कुछ भी पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता। डॉक्टर ने यही बोला कि ये 2 रीज़न हो सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आया था, जो मैंने अपने डॉक्टर से भी पूछा था, कि क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम कोई ऐसा प्रिकॉशन ले सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे को न्यूबॉर्न जॉन्डिस ना हो। तो ऐसा कुछ भी आप नहीं कर सकते ड्यूरिंग प्रेगनेंसी न्यूबॉर्न जॉन्डिस अवॉइड करने के लिए। वो तभी डिटेक्ट होता है और तभी ट्रीट किया जा सकता है जब बच्चे का बर्थ हो जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दिमाग में कि क्या बर्थ के बाद ऐसा कुछ किया जा सकता है जो जॉन्डिस जल्दी बच्चे की बॉडी से निकालने के लिए हेल्प कर सके। तो उसके लिए 3 चीज़ें मुझे बताई गई थी। सबसे पहला तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को फीड कराएंगी, भले ही आप ब्रेस्ट मिल्क उसको फीड करा रही हो या फॉर्मूला मिल्क फीड करा रही हो, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चा फीड करेगा उतना ज़्यादा ही जल्दी जो भी बिलीरुबिन है वो यूरिन और स्टूल के थ्रू बच्चा पास आउट करेगा, बॉडी से बाहर निकालेगा। सेकंड, आप मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे उसको थोड़ा सनलाइट में रख सकती हैं, क्योंकि उसमें जो ब्लू लाइट होती है सनलाइट में वो हेल्प करती है बिलीरुबिन को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बच्चे का जो भी जॉन्डिस है वो बहुत अच्छे से मॉनिटर करना है घर पे, और देखना है कि वो इंक्रीज तो नहीं हो रहा है, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कांटेक्ट करना है, और अगर रिक्वायरमेंट है तो उसको फोटोथेरेपी देनी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि घर पे आप कैसे चेक कर सकते हैं कि बच्चे का जॉन्डिस इंक्रीज तो नहीं हो रहा है, तो मैंने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया है, आप वो वीडियो जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिए। फिर क्वेश्चन आता है माइंड में कि क्या सनलाइट इफेक्टिव रहती है जॉन्डिस ट्रीटमेंट में, और अगर रहती है तो किस टाइम सनलाइट में बच्चे को रखना बेटर है। तो सजेस्ट किया जाता है कि मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे बच्चे को सनलाइट में रखा जाए, लेकिन कभी भी हार्श या डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए, बच्चे की स्किन डैमेज होने का चांस रहता है। और मॉर्निंग और इवनिंग की सनलाइट इसलिए बोली जाती है क्योंकि उस समय यूवी रेज बहुत कम होती हैं, तो बच्चे की स्किन डैमेज नहीं होगी। और माइल्ड केसेस के लिए सनलाइट डेफिनेटली इफेक्टिव रहती है, लेकिन अगर बच्चे को मॉडरेट या सीवियर जॉन्डिस है तो सनलाइट उतने अच्छे से हो सकता है वर्क ना करे जितने अच्छे से फोटोथेरेपी वर्क करेगी। अब बात करते हैं फोटोथेरेपी के बारे में कि फोटोथेरेपी होती क्या है और ये कब सजेस्ट की जाती है। तो फोटोथेरेपी एक तरीके का ट्रीटमेंट होता है जिसमें बच्चे की जो स्किन है यानी पूरी बॉडी जो है वो एक्सपोज की जाती है एक स्पेशल तरीके की ब्लू लाइट से। ये यूवी लाइट नहीं होती है, उसमें एक्सपोज करने से जो भी बॉडी में बिलीरुबिन है, लीवर उसको बहुत जल्दी ब्रेक डाउन करके बॉडी से बाहर निकाल पाता है। और ये तब सजेस्ट किया जाता है जब बच्चे को सीवियर जॉन्डिस होता है। सीवियर जॉन्डिस यानी कि या तो बच्चे की बिलीरुबिन की वैल्यू हर दिन 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, या फिर उसकी वैल्यू 15 से ज़्यादा है। तो यूजुअली डॉक्टर्स जो है एक कट ऑफ वैल्यू रखते हैं कि अगर 15 है या 12 है, कई कई जगह हो सकता है 11 या 10 भी डॉक्टर्स कट ऑफ रखें कि अगर इतनी वैल्यू है तो वो इमीडिएटली फोटोथेरेपी स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो फर्दर इंक्रीज ना हो। क्योंकि वैल्यू अगर 20 से ऊपर जाती है और अराउंड 24-25 होती है तो बच्चे का जो ब्रेन है वो डैमेज होने का चांसेस थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं कि बच्चे को फोटोथेरेपी दी कैसे जाती है। तो इसका एक पूरा सेटअप होता है।
लाइट्स होती हैं और एक टेबल होती है पर्सप्लेक्स की, ऑलमोस्ट प्लास्टिक की एक थिक शीट जैसी होती है, जिसके ऊपर बच्चे को लिटाया जाता है बिना कपड़ों के, सिर्फ डाइपर पहना के, और आँखों पे उनके एक पट्टी बांधी जाती है ब्लैक कलर की, ताकि आँखों में बच्चों के वो लाइट ना जाए, और बच्चे की स्किन को एक्सपोज किया जाता है। ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से लाइट्स दी जाती हैं। एक पूरा पैनल होता है जिससे ब्लू लाइट आती है। एक एक पैनल में किसी में 6 लाइट्स हो सकती हैं, किसी में 8 या 10 भी हो सकती हैं, और कई बार ये जो नंबर ऑफ़ पैनल्स हैं डॉक्टर्स 3 भी सजेस्ट करते हैं अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा सीवियर जॉन्डिस है। और ये इस तरीके से लगाया जाता है कि बच्चे की स्किन जो है मैक्सिमम एक्सपोज हो उस लाइट से, ताकि जल्दी से जल्दी बिलीरुबिन बॉडी से बाहर निकल सके। तो ये पैनल का जो डिस्टेंस है बच्चे की बॉडी से और जो लाइट्स का एंगल है वो सब डॉक्टर डिसाइड करते हैं बच्चे की जो भी वैल्यूज़ हैं उसके बेसिस पे। जो फोटोथेरेपी होती है वो आपके जो डिलीवरी रूम है, जहां आप डिलीवरी के बाद अभी स्टे कर रही हैं, वहां पर भी वो सेटअप लगाया जा सकता है, या फिर बच्चे को NICU में भी रख के फोटोथेरेपी दी जा सकती है। डिपेंड करता है कि बच्चे की क्या कंडीशन है और कितनी अभी उसकी वैल्यू आ रही है। मेरे बेटे के केस में फर्स्ट टाइम उसको रूम पे ही फोटोथेरेपी का पूरा सेटअप लगा के उसमें रखा गया था, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि वो उतना इफेक्टिव नहीं रहा, क्योंकि एज अ मदर मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था उसको वहाँ पर छोड़ना, क्योंकि टेबल में लिटाने के बाद वो इतना रो रहा था फीडिंग करने के लिए, गोद में आने के लिए, कि इफेक्टिवली उसकी फोटोथेरेपी बहुत अच्छे से नहीं हो पाई। सेकेंड टाइम जब उसका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया बिलीरुबिन का वैल्यू और जब उसको एडमिट कराना पड़ा, तो वो NICU में रहकर जो उसका ट्रीटमेंट हुआ, मुझे लगा कि वो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि नर्सेज जो मेडिकल प्रोसीजर होता है उसके हिसाब से पूरा फॉलो करती हैं, तो बच्चे का जो वैल्यू है बहुत जल्दी जल्दी डिक्रीज होता है, क्योंकि NICU में किसी भी फैमिली मेम्बर को जाना अलाउड नहीं रहता है। तो मुझे लगता है कि बच्चे का जो ट्रीटमेंट है वो बेटर हो पाता है, या कह लीजिए बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा समय उस लाइट में, उस सेटअप में रह पाता है। तो अब मैं अगर आपको थोड़ा अपने बेटे के केस के बारे में बताऊं, तो जब उसका फर्स्ट टाइम ब्लड टेस्ट हुआ था, यानी कि डे 1 जब वो पैदा हुआ था, उस दिन जब उसका ब्लड टेस्ट हुआ, उसकी रिपोर्ट्स आई, तो जो टोटल बिलीरुबिन था वो तो उसका नॉर्मल था, लेकिन जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन था वो अराउंड 1.8 था, जिसकी नॉर्मल वैल्यू मेडिकल रेफरेंस के हिसाब से 0.7 से कम रहनी चाहिए। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप एक दिन और रुको, हम इसका टेस्ट रिपीट करेंगे, उसके बाद भी अगर इसकी वैल्यू कम आई या ओके आई तब हम आपको डिस्चार्ज देंगे। तो जब सेकेंड डे उसका वैल्यू चेक किया, तो जो फर्स्ट डे 2 था वो सेकेंड डे अभी 10.8 पहुंच गया था, तो बहुत ज़्यादा सडनली इंक्रीज हुआ था। तो डॉक्टर ने इमीडिएटली बोला कि इसकी फोटोथेरेपी स्टार्ट करो, बहुत तेज़ी से वैल्यू इंक्रीज हो रही है। उसको 2 लाइट्स में रखा गया, जो पूरा सेटअप था वो रूम पे ही लगाया गया। 1 लाइट ऊपर थी और 1 लाइट नीचे से उसको लगा के पूरा सेटअप पे रखा गया, लेकिन उसको उसमें रखना बहुत डिफ़िकल्ट था, तो इफ़ेक्टिवली उसकी फ़ोटोथेरेपी बहुत अच्छे से नहीं हो पाई। तो जब नेक्स्ट डे फिर डॉक्टर ने रिव्यू किया, तो उसकी स्किन की कंडीशन देख के हमें डिस्चार्ज दे दिया कि अभी इसकी स्किन जो है पहले से बेटर दिख रही है, लेकिन घर जाके इसको मॉनिटर करो। अगर इसकी स्किन जो है और येलो दिखती है या फिर स्प्रेड होता हुआ दिखता है पैर के तलवे तक, तब हमसे कांटेक्ट करो, फिर सजेस्ट करेंगे कि इसको एडमिट करना है या फिर इसकी डिक्रीज हो रही है तो घर पे ही रखना है। तो घर आने के बाद 3-4 डेज तक तो ठीक रहा, लेकिन 6th डे से मुझे ऐसा लगने लगा जैसे उसकी जो स्किन है वो ज़्यादा अभी येलो हो रही है और वो पैरों की तरफ भी फैल रहा है पीलापन। तो 7th डे मैंने एक वीडियो बना के अपने डॉक्टर के साथ शेयर करी, जिसको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको दिखाया था। तो उसको जब डॉक्टर ने देखा तो इमीडिएटली हॉस्पिटल आने को कहा। जब हमने उसको हॉस्पिटल में ले जाके उसका टेस्ट कराया, तब वो वैल्यू ऑलमोस्ट 23 के आसपास आई थी और इमीडिएटली हमें बोल दिया गया कि इसको अभी एडमिट कराना है, और उसको 3 लाइट्स में रखा गया। 2 इस तरीके से ऊपर से एंगल में लगाई हुई थी और एक नीचे से थी। तो उसका विदिन 8 आवर्स जो वैल्यू थी 3 लाइट्स के बाद, उसकी 17 के आसपास वैल्यू आई। इस बार उसको NICU में रखा गया था और 8 आवर्स के बाद फिर उसकी जो नंबर ऑफ लाइट्स थी ऋषभ के लिए, वो 3 की जगह अभी 2 कर दी गई थी, एक टॉप से और एक बॉटम से। और फिर अराउंड 10 से 12 घंटे के बाद दोबारा टेस्ट हुआ तो उसकी वैल्यू 10.8 थी। तो वो सब प्रोग्रेस देखते हुए डॉक्टर ने हमें डिस्चार्ज दिया और उसको हम घर लेकर आए, जिसके बाद हमें बोला गया कि अभी भी इसको मॉनिटर करना है और 1 वीक के बाद 10 डेज़ के बाद फिर रिव्यू के लिए आना है। जब हम रिव्यू के लिए गए तो उसकी वैल्यू फिर इंक्रीज़ हो गई थी,
फिर उसको कुछ मेडिसिन दी गई, फिर उसके बाद फिर रिव्यू के लिए गए तो फिर उसकी वैल्यू कम हुई। तो ये सब डिटेल्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में शेयर करी हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या वैल्यू थी, क्या ट्रीटमेंट दिया, तो वो सब आप प्रीवियस वीडियो में रेफर कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ फोटोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स की, तो जो मैंने पर्सनली भी फील किया है कि बच्चे की जो स्किन है वो थोड़ी डार्क हो जाती है और कई बार बच्चे की स्किन पे अलग अलग जगह पे पैचेस जैसे या रैशेज जैसे भी हो जाते हैं। लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आप कंटिन्यूसली बच्चे की मसाज वगैरह कर रही हैं, प्रॉपर केयर कर रही हैं स्किन की, तो थोड़े टाइम के बाद बच्चे की स्किन जो है वो नॉर्मल हो जाती है। और अगर मैं अब फोटोथेरेपी की कॉस्ट की बात करूं कि इसकी क्या कॉस्ट रहती है, तो टियर 1 सिटीज़ में अराउंड 24 आवर्स के लिए अगर आपका बच्चा फोटोथेरेपी के ट्रीटमेंट में है तो आप समझिए अराउंड 20,000 का आपका जो है खर्चा रहेगा। फिर अगर उसको फर्दर रिक्वायरमेंट रहती है फोटोथेरेपी की तो वो नंबर ऑफ लाइट्स और नंबर ऑफ आवर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी वो लोग चार्ज करते हैं वो आवर्स के हिसाब से चार्ज करते हैं और नंबर ऑफ लाइट्स के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो जब भी आपकी बिलिंग होती है तो ये दो चीज़ें आप ज़रूर चेक कीजिए कि पर आवर का कॉस्ट कितना है और पर आवर नंबर ऑफ लाइट्स का कॉस्ट कितना है। तो फर्स्ट टाइम जब रूम पे ही सेटअप पूरा लगाया गया था उस टाइम मुझे कॉस्ट पड़ी थी अराउंड 18,000 की, जिसमें रूम चार्जेस इंक्लूडेड नहीं थे क्योंकि जो 3 डेज का रूम का स्टे था वो ऑलरेडी जो हमने डिलीवरी पैकेज में लिया था वो इंक्लूडेड था। तो जो 2 लाइट्स का सेटअप था पूरा 24 आवर्स के लिए हमको उसकी कॉस्टिंग पड़ी 18,000। फिर जब नेक्स्ट टाइम बच्चे को NICU में रखा गया जहाँ पर उसको शुरू के 8 घंटे 3 लाइट्स में रखा गया, यानी 3 पैनल्स थी लाइट्स के, और फिर 8 घंटे के बाद उसको 2 लाइट पैनल के सेटअप में रखा गया। तो वो अराउंड 24 आवर्स वहाँ रहा था। तो उसकी कॉस्टिंग हमें अराउंड 20,000 आई थी, जिसमें NICU के चार्जेस, नर्स के चार्जेस और जो कुछ भी सिरेंज IVs वगैरह यूज़ किए गए थे वो सब कॉस्टिंग इंक्लूडेड थी। डाइपर और वाइप्स और जो भी सप्लाईज चाहिए थी बच्चे के लिए वो सब हमने अलग से परचेज किया था, वो सब उसमें इंक्लूडेड नहीं था। अब बात करते हैं आइटम्स की जो जो हॉस्पिटल में रिक्वायर्ड रहती हैं जब आपका बच्चा फोटोथेरेपी में होता है। तो बच्चे के लिए आपको डाइपर्स देने होते हैं इतने कि अराउंड 2 आवर्स में वो एक एक डाइपर चेंज करें। तो अगर आपका बच्चा समझ लीजिए 24 घंटे के लिए है तो समझिए कि दिन में कम से कम 12 से 15 डाइपर आपको वहाँ देने पड़ेंगे, क्योंकि हाइजीन पर्पस से भी वो लोग जो हैं, नर्सेज जो हैं, बच्चे का डाइपर बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करती रहती हैं। इसके अलावा आपको वाइप्स देनी होंगी बच्चे की बॉडी वाइप करने के लिए और जो उसका प्राइवेट एरिया है वो सब क्लीन रखने के लिए, हाइजीन रखने के लिए। और आपको हर 2 घंटे में जो भी क्वांटिटी आपकी हॉस्पिटल सजेस्ट करेगा 60 ml या 50 ml उतना मिल्क आपको सप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप ब्रेस्ट मिल्क दे रही हैं तब तक आपकी सप्लाई इस्टेब्लिश हो गई है तो आपसे बोला जाएगा कि आप मिल्क सप्लाई कीजिए, नहीं तो बच्चे को जो है फॉर्मूला मिल्क पे रख दिया जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चा फ्लूइड लेगा या मिल्क लेगा उतनी जल्दी ही उसकी बॉडी से बिलीरूबिन जो है बाहर जाएगा। तो यहाँ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आपके पास 2 बॉटल्स ज़रूर होनी चाहिए, एक आपके पास जिसमें आप पंप करके हॉस्पिटल ले जाएंगी और एक बॉटल जो है हॉस्पिटल के पास रहेगी जो आपने प्रीवियसली दी थी, तो वो बॉटल आप रिटर्न ले सकती हैं और ये दे सकती हैं। तो मिनिमम आपके पास 2 बॉटल्स होनी चाहिए। मैं अपने बच्चों के लिए प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन हॉस्पिटल ने प्लास्टिक के अलावा कोई भी बॉटल लेने से साफ मना कर दिया था। मेरे पास स्टील की बॉटल थी जो उन्होंने लेने से मना कर दिया था, तो मजबूरी में मुझे 2 छोटी बॉटल्स परचेज़ करनी पड़ी वहीं पर, जिसमें मैं मिल्क अपना पंप करने के बाद रख के उनको देती थी, जिससे वो बच्चे को फीड कराती थी। कई बार स्पून से फीड कराती थी या फिर एक छोटा सा दिए के जैसा कुछ एक आइटम होता है जो जिसको कुछ बोला जाता है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो उससे भी बच्चे को फीड कराया जाता है। इसके अलावा जो भी मेडिकल सप्लाईज चाहिए या कुछ सिरिंज चाहिए, IV चाहिए, तो वो सब आपका जो भी हॉस्पिटल का स्टाफ है वो आपको बता देगा, उनकी फार्मेसी से परचेज करके आपको उनको देना होगा। तो ये आइटम्स तो बच्चे के लिए रिक्वायर्ड रहेंगे। और फिर जो भी वहाँ पर बच्चे के लिए रुक रहा है, यूजुअली तो NICU में या उसके आसपास अलाउ नहीं करते हैं रुकने के लिए, लेकिन अगर रिसेप्शन एरिया में या वहाँ पर रुकना अलाउड है तो अटेंडीज़ के लिए अगर आपको कोई आइटम ऐसा लगता है जैसे वाटर बॉटल, स्नैक्स या कुछ छोटा चादर या ब्लैंकेट या टॉयलेटरी आइटम, तो ये सब आप उनके लिए जो है पैक करके दे सकती हैं। फिर जब आपका बच्चा डिस्चार्ज हो रहा हो तब आप उसके लिए एक फ्रेश पेयर ऑफ क्लोथ्स ले जाइए, कैप, मिटन, ब्लैंकेट्स, जो भी आपको लगता है कि बच्चे को रिक्वायर्ड रहेगा उड़ाने के लिए, पहनाने के लिए, वो सब आइटम्स आप ज़रूर ले जाइए हॉस्पिटल में। अब बात करते हैं कि मदर के लिए खाने में क्या इंक्लूड होना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए। तो फूड के डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करते हैं।
तो इसको लेके भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। जिसको भी पता चलता था कि मेरे बच्चे को जॉन्डिस है तो वो हर कोई अपना कुछ ना कुछ नुस्खा देता था या बोलता था कि ये मत खाओ, ये खाओ, वो खाओ। तो मेरी डाइट इतनी रेस्ट्रिक्टेड हो गई थी कि मेरे खाने में कुछ भी येलो कलर का अलाउड नहीं था। मेरे फैमिली मेम्बर्स ने सब कुछ बंद कर दिया था। कुछ भी चिकनी चीज़ जैसे घी, ड्राई फ्रूट्स, वो सब देना बंद कर दिया था। कुछ भी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, पालक वगैरह, सब बंद कर दिया था। तो मुझे लगा कि एक बार मुझे अपने डॉक्टर से ज़रूर इसके बारे में पूछना चाहिए, क्योंकि इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था अराउंड माई फूड कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो जब मैंने अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात की तो उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा कि आपके खाने से बच्चे के जॉन्डिस का कोई रिलेशन नहीं है। जो आपकी नॉर्मल एक डाइट है, जो आप खा रही थी अभी तक डिलीवरी के बाद, वो ही डाइट अपनी कंटिन्यू कीजिए। तो अगर आपके बच्चे को भी जॉन्डिस हुआ है या आपके जानने वाले के किसी के बच्चे को जॉन्डिस हुआ है, तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक मदर की डाइट होनी चाहिए आफ्टर डिलीवरी, वो ही उन्हें कंटिन्यू करनी है। कुछ स्पेशल ऐसा प्रिकॉशन नहीं लेना है कि हल्दी नहीं खानी है, कि पीला खाना नहीं खाना है, या वेजिटेबल्स नहीं खाने हैं। तो वो सब कुछ भी आपको फॉलो नहीं करना है। थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ पंपिंग के बारे में, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम ब्रेस्ट पंप खरीदा था। तो ब्रेस्ट पंप लेना चाहिए या हैंड एक्सप्रेस करना चाहिए। तो हैंड एक्सप्रेस तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपको हर 2 घंटे में मिल्क बच्चे को देना है, तो वो पॉसिबल नहीं है उतना क्वांटिटी हैंड से एक्सप्रेस करना। अगर आप पंप खरीदने का प्लान कर रही हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी इनिशियली आप मैनुअल पंप ही खरीदिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप एक तो कॉस्टली भी आता है और हो सकता है कि आप उसको बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें। तो जो पंप था, जो मैंने परचेज़ किया था, मैनुअल परचेज़ किया था, अराउंड 1200 या 1500 के आसपास कुछ उसकी कॉस्ट पड़ी थी। कई बार ऐसा होता है कि जो शॉप ओनर होते हैं वो गलती से, हो सकता है आपको कुछ 250-300 का कुछ एक छोटा सा आइटम दे दें बोल के कि ये ब्रेस्ट पंप है, लेकिन वो एक्चुअली डक्ट ब्लॉक ओपनर होता है। अगर आपके जो मिल्क डक्ट्स हैं वो ब्लॉक्ड हैं, उनको ओपन करने के लिए होता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे वो आइटम दे दिया गया था ब्रेस्ट पंप बोल के, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहा। तो ब्रेस्ट पंप के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकती हैं, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी। बात करते हैं कुछ ऐसे डेंजर साइंस की जिनका आपको ध्यान रखना है जब बच्चा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है उसके बाद। तो सबसे पहला तो बच्चे को हाई फीवर नहीं आना चाहिए। हाई फीवर यानी कि 101 के आसपास या उसके ऊपर है तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। इसके अलावा अगर उसको वॉमिटिंग जैसा कुछ होता है, या फिर वो फीडिंग प्रॉपरली नहीं ले रहा है या रिजेक्ट कर रहा है, उसकी आपकी जो एक्टिविटी है वो आपको कम लग रही है, यानी कि बच्चा कम एक्टिव लग रहा है, लिथार्जिक लग रहा है, बच्चे की बॉडी में कुछ डिस्कलरेशन है, मतलब नीला सा पड़ रहा है, या फिर स्किन उसकी फिर से पीली दिख रही है, या आपको फैलता हुआ सा लग रहा है जॉन्डिस। इसके अलावा अगर बच्चे में कुछ ब्रेथलेसनेस जैसी है, यानी कि उसको सांस लेने में कुछ तकलीफ हो रही है, या फिर बच्चे का जो यूरिन का आउटपुट है वो पर डे अगर 8 टाइम से कम होता है, तो उस केस में भी आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। इसके अलावा अगर आपका जो बच्चा है वो बिना वजह बहुत ज़्यादा रो रहा है, या आपको कोई और डेंजर साइन लगता है, तो भी बिना किसी हिचकिचाहट के डॉक्टर को ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम इंक्रीज हो उससे पहले आप एक्शन ले तो ज़्यादा बेटर है। अब बात करते हैं कि जब बच्चा डिस्चार्ज हो जाता है तब आपको क्या केयर लेनी है जिससे जॉन्डिस जो है फर्दर इंक्रीज ना हो और बच्चे की हेल्थ बेटर हो। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे को हर 2 से 3 घंटे में आपको प्रॉपर फीड देनी है। तो मेरे केस में मैंने क्या किया था, मैं अपना मिल्क पंप करती थी और बच्चे को ड्रॉपर से कटोरी में करके देती थी। वो ऑप्शन मुझे ज़्यादा बेटर लगता था, क्योंकि इनिशियली जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो बहुत अच्छे से फीड नहीं कर पाते एक बार में, और यही अगर आप उनको ड्रॉपर से दें या स्पून से दें तो वो ज़्यादा क्वांटिटी एक बार में ले लेते हैं। तो इनिशियली मेरा एम था कि बच्चे का जॉन्डिस कम होना चाहिए, वो पूरी तरीके से चले जाना चाहिए। तो मैं उसको ड्रॉपर की हेल्प से मिल्क देती थी, जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली, या कह लीजिए मेरे बच्चे की बॉडी को बहुत हेल्प मिली, जो भी बिलीरुबिन था उसको फ्लश आउट करने में। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि बच्चा डिहाइड्रेटेड ना हो, यानी कि जो उसके होंठ हैं वो ना सूखें, और उसका जो यूरिन का आउटपुट है वो कम से कम 8 वेट नैपीज पर डे उसके ज़रूर निकलने चाहिए। तो आप देखेंगे कि जो वो यूरिन पास करेगा और जो स्टूल भी पास करेगा वो डार्क येलो कलर के होंगे, तो एक्चुअली वो अच्छा साइन है कि जो बिलीरुबिन है वो बॉडी से बाहर निकल रहा है। तो इसमें कुछ भी घबराने की बात नहीं है अगर बच्चे की जो यूरिन है वो बहुत डार्क कलर की है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यूरिन का आउटपुट तो ज़्यादा होता है लेकिन कलर डार्क होने की वजह से हो सकता है आपको डाउट हो कि कहीं बच्चा डिहाइड्रेटेड तो नहीं हो रहा है। तो आप इनिशियली जो ट्रेडिशनल लंगोट्स होते हैं वो यूज़ कीजिए या नैपीज यूज़ कीजिए, जिससे जो भी बच्चे का पी काउंट है वो आप मॉनिटर कर सकें।
इसके साथ ही आप बच्चे को सुबह और शाम की धूप में रख सकती हैं, जो फर्दर उसको हेल्प करेगा बॉडी से बिलीरुबिन को बाहर निकालने में। और डॉक्टर ने जो भी मेडिसिन या मल्टीविटामिन प्रेस्क्राइब किए हैं वो भी आप उसको टाइम टू टाइम जरूर देती रहे। और अब लास्ट में बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलता है कि बच्चे का जो जॉन्डिस है वो कम हो रहा है। तो अगर आपके बच्चे को माइल्ड जॉन्डिस है तब जो उसकी स्किन है उसका कलर देख के ही आप समझ सकती हैं। अगर येलो जो है स्किन का कलर वो धीरे धीरे जो पीलापन है वो कम हो रहा है, या नीचे से जॉन्डिस खत्म हो गया है यानी ऊपर की तरफ अभी बढ़ रहा है, नीचे की जो स्किन है वो वाइट होनी स्टार्ट हो गई है, वो एक साइन होता है। अगर बच्चे को सीवियर जॉन्डिस है तो सबसे पहला जो तरीका है वो ब्लड टेस्ट ही है। ब्लड टेस्ट से ही पता चल सकता है कि बच्चे का अभी जो बिलीरुबिन है वो कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा, फिर आपका जो बच्चा है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, उसका जो वेक विंडो है यानी कि जो उसके उठने का जो पीरियड है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा बच्चा एक्टिव हो जाता है। इसके साथ ही वो चिड़चिड़ाना कम हो जाता है, कम इरिटेबल हो जाता है। तो ये सब कुछ साइंस होते हैं और जो ब्लड टेस्ट है उसके थ्रू पता करने के कि बच्चे में अभी जॉन्डिस कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज की इस वीडियो में मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी है वो सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे है। जो भी क्वेश्चंस मेरे माइंड में आते थे उस टाइम जब मेरे बच्चे को जॉन्डिस हुआ था वही सब मैंने आज आप लोगों को आंसर करने की कोशिश करी है, ये सोच के कि शायद ये किसी को हेल्प कर सके कुछ डिसीजन लेने के लिए। तो आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।